गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस को आप देखिए, ये गेस क्वेश्चंस मान लीजिए। कुछ क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस मैं गेस क्वेश्चंस दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है ये बतानी है। चौथा है, कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली। पांचवा क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। मतलब मेटल का नाम लिखना है, लोहा, तांबा, इस तरह करके नाम लिखना है, और एल्युमिनियम, इस तरह करके नाम लिखना है इसमें, ये ऑप्शंस में है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ कौन से साल में हुआ है ये बताना है। किस मामले को लेके हुआ, किस राज्य को लेके हुआ, ये भी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। सातवां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया। चलिए अब इसमें देख लीजिए, आपको 7 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको जो है वो याद आ रहे हैं। और अभी फिर भी अगर कभी चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भाई किस वर्ष किया था ये इन्होंने, तो उत्तर में 1929 भी होगा, 1930 भी होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ना, ये 1930 होगा, ठीक है। क्यों होगा, देखिए कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जानते हैं। जैसे कि इस बात को जानते हैं कि 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1929 को पारित हुआ और 1930 को निश्चित किया गया। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये किया 1930 में, ठीक है ना। 1930 ही है, उत्तर में आपको 1929 देके कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। भाई सबसे निकट स्थान कौन सा है, ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान है, एक ही बात है, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। अगला देखते हैं, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। देखिए आपको एग्जामिनेशन में हमेशा चौंकाया जाता है, आप जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए। तो कितनी होती है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 5.5 फीट होती है। कितनी होती है, 5.5 फीट, या 5 फीट 6 इंच भी इसको बोल सकते हैं। 5 फीट 6 इंच, नॉर्मली इंसान की जो हाइट होती है वो 5 फीट 6 इंच के करीब करीब होती है हाइट, तो 5 फीट 6 इंच भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि इसको अगर मीटर में पूछ दे तो मीटर में क्या होगा, ये 1.676 मीटर निकाल लेंगे आप, बहुत आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह देखिए और भी है, जैसे कि बड़ी लाइन हो गई जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, 5 फीट 6 इंच की होती है। मीटर लाइन होती है, मीटर लाइन कितनी होती है, 3 फीट की होती है, ये 1 मीटर के लगभग होती है, ठीक है ना। 3 फीट कुछ इंच की होती है, मतलब 1 मीटर समझिए ना, 1 मीटर के करीब करीब होती है। और छोटी लाइन जो होती है वो 2 फीट 6 इंच की होती है, यानी कि 0.76 मीटर के करीब करीब की होती है। और फीडर जो होती है, जो नैरो गेज होती है ना, 2 फीट की होती है, 0.61 मीटर के करीब करीब ये होती है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार आपको जो है ना, ये छोटी एकदम जो होती है ना छोटी लाइन या फीडर गेज आपको इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार देखने को मिलेगा। मैंने भी पहली बार उसको ग्वालियर में देखा तो काफ़ी चौंक गया था। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली। भाई किसके समय फली फूली कला की गांधार शैली, ये फैली कुषाण के समय में, ठीक है ना, उसके समय में ये फैली। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो
तो एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से जब भाप गुजरती है ना तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जनरली, और सब धातुओं के साथ इसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ पर किस साल में हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 1951 में हुआ था। भाई लैंड संबंधी था और बिहार का भी इसमें काफ़ी रोल था इस संशोधन में, इसलिए ये हुआ था। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन जो है वो पहली बार भारत कौन से साल में आया था? ये आया था 1928 में। भाई साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। दरअसल 1919 का जो प्रशासनिक सुधार था ना, उसको देखने के ख्याल से साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। कम चांसेस है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो था नवंबर 1927 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था 1919 के प्रशासनिक सुधारों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई भी क्वेश्चंस है उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, उसके बारे में सब कुछ मालूम रहना चाहिए। सिर्फ रटने से एग्ज़ाम निकलना जो है ना वो मुश्किल है। रटना तो ज़रूरी है ही, रटने से मैं मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ रटना समझदारी नहीं है। थोड़ा डीप में भी जाइए, एक बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा रटा हुआ, थोड़ा सा और चीज़। तो चलिए अब हम लोग ना बायोलॉजी का जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे, तो हम लोग बायोलॉजी के क्लासेस को रिपीट करेंगे, इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो 1857 में विद्रोह हो गया था, तो वो दे देगा 1857, 58 इस तरह का दे देगा। लेकिन दरअसल वो किया गया था 1877 में। कब किया गया था? 1877 में। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। सब गेस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैं 8 गेस लेके आ रहा हूँ, जल्द ही जो है ना मतलब 4-5 अगस्त से जो गेस की संख्या होगी वो फुल होगी। मैं पूरा गेस का पूरा सीरीज चलाऊँगा, इतने गेस के क्वेश्चंस दूंगा ना कि वहाँ से आपका प्री जो रेगुलर देखेंगे ना उनका प्री निकल जाए, इतना गेस क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। थोड़ा तोड़ तोड़ के डीप में भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, रटाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कितना याद है। कल हमने इन सब चीज़ों को देखा था, अब देखते हैं आपको कितना याद है। जैसे जीवाश्मिकी, भाई जीवाश्मिकी के जनक कौन से हैं बताना है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान, कवक विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, कोशिका विज्ञान, भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय बायोलॉजी और भारतीय शैवाल विज्ञान। इन सब का आपको बताना है कौन से जनक हैं, ठीक है ना। कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। अभी तुरंत वो पढ़ा है तो मैं भी अपने याददाश्त पे जोर डालता हूँ कि जीवाश्मिकी में कौन है। भाई कैसे भूल गए? दा विंची कोड, लियोनार्डो कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे ही, लियोनार्डो डी विंची, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान में कौन से हैं? लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, भाई आधुनिक भ्रूण विज्ञान के कौन थे? ये थे वान बेयर। अब जीवाणु विज्ञान के कौन जनक हैं? जीवाणु विज्ञान याद करिए कौन थे? लेवेनहॉक थे क्या? लुवेनहॉक, ठीक है। और कवक विज्ञान के माइकेली। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना पूर्व में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने सीधे वहाँ से उठाया है इसको। अब प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन से थे? भाई एडवर्ड जेनर थे। ये जेनर को एकदम नहीं भूलना है, एडवर्ड जेनर इसके पिता थे।
और कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान। अब भारतीय पारिस्थितिकी के कौन से थे? आर मिश्रा। भारतीय इंडियन ही थे तो इसलिए आर मिश्रा नाम रखना थोड़ा आसान है। भारतीय बायोलॉजी के भी कौन से हैं? इंडियन ही हैं, ये हैं आर एस कश्यप। अब बात करते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान। भाई ये कौन है? MOA अयंगर। ठीक है, MOA अयंगर। याद आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए अगर दिक्कत हो तो। जीवाश्मिकी कौन है? लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्मजीव विज्ञान के लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वान बेयर। जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेनहॉक। कवक विज्ञान के माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिकी के आर मिश्रा और भारतीय बायोलॉजी के RS कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान के MOA अयंगर। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जीवाणु विज्ञान के कौन थे? जीव विज्ञान के कौन थे जनक? अरस्तु। जंतु विज्ञान के कौन थे? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के कौन थे जनक? थियोफ्रेस्टस। वर्गीकी विज्ञान के कौन थे जनक? ये भी आता है क्वेश्चन, तो ये थे कार्ल लिनियस। अनुवंशिकी ग्रेगर मेंडल। जीवाश्मिकी लियोनार्डो डा विंची। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, जिनकी अभी भी कस्में खाते हैं डॉक्टर। सूक्ष्मजीव विज्ञान लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर। जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। कवक विज्ञान माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा। भारतीय बायोलॉजी RS कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान MOA अयंगर। देखिए इसमें खास चीज़ है कि जब एग्जामिनेशंस आएगा तो एक ऑप्शन में यही आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं होगी, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये उत्तर होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उसको मैचिंग करके देख लें तो ये अच्छा है। 90% चांसेस है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अगर 2 से 3 बार उसको पढ़ा हुआ हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का क्या है, बिल्ली का क्या है, कुत्ते का क्या है, मेढक का क्या है, बाघ का क्या है। तो जो जीव है और वैज्ञानिक नाम ये महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैन है ना, ह्यूमन, इसको क्या बोलते हैं? भाई द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जो है नामकरण किया गया है। तो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं मानव को? होमो सैपियंस। ठीक है ना। गाय को क्या बोलते हैं? गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस। अब बताइए बिल्ली को क्या बोलते हैं? चाहे तो रोक सकते हैं। कुत्ते को क्या बोलते हैं? ये सब चाहे तो रोक के आप अपना खुद का भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि बिल्ली को ना फॉरेन में लोग काफ़ी पालतू बनाते हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो इस तरह से उसको वो कर दिया था। कुत्ता का जो ना, मैंने कई बार कुत्ते को लड़ते हुए देखा है। काफ़ी मतलब दांत अपने आप को सिकोड़ के जब दांत दिखाते हैं ना तो उनकी केनाइन दांत जो है ना एकदम बाहर से दिखते हैं। ये कुत्ते के मामले में ही हमेशा मैंने देखा था, तो इसलिए इसको ऐसे रटना मेरे लिए आसान हो गया था। कैनिस फैमिलियारिस। अब फ्रॉग है। फ्रॉग का तो एकदम बहुत अच्छा, राना टिग्रीना। तो इतना अच्छा लगा ना कि अरे वाह क्या बात है। मेढक को क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना। ठीक है ना। और वैसे भी जैसे कि मेरे कैंपस में बरसात में काफ़ी पानी लग जाता है आसपास के एरिया में, तो मेरे कैंपस में काफ़ी मेढक उछलते रहते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ राना साहब आ गए, राना टिग्रीना। तो इस तरीके से ये जो है ना याद रहता है। जैसे टाइगर है, टाइगर को क्या बोलते हैं? पैंथर टिग्रिस। भाई और मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो एकदम कॉमन है, जैसे कि मैंगो, और इससे आराम से याद हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। अब गेहूं को क्या बोलते हैं?
गेहूं का भी ये है कि क्या घर में जो ये सब चीज़ें रहती है ना, तो मैं इनको इसी नाम से बुलाता हूँ, ट्राइकिकम। और आगे क्या है, एस्टिवियम, AESTIVUM। हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ट्राइटिशियम एवेस्टियम, है ना। राइस को क्या बोलते हैं, राइस को बोलते हैं ओडियाज़ा एस्टाटिवा, ओरिजा सटिवा, ये बोलेंगे किसको, चावल को। पोटैटो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलेनम, SOLANUM, सोलेनम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम। चाइना रोज, चाइना रोज को क्या बोलते हैं, गुड़हल इसी को बोलते हैं ना, गुड़हल इसी को बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। बाकी सब तो समझ जाएंगे, लेकिन शायद गुड़हल को ना समझे, तो गुड़हल को बोलते हैं चाइना रोज। और चाइना रोज को क्या बोलते हैं, हिबिस्कस रोसा सिनेनिसिस। देख लीजिएगा इसका भी वो एक बार, है ना। वैसे सही लिखा होगा, मैंने बहुत बार लिखा है। नीम को क्या बोलते हैं, नीम को, नीम को बोलते हैं एजेड्रिचिटा इंडिका, ये बोलते हैं नीम को। और मस्टर्ड को, इसको बोलते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये बोलते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये बोलते हैं नीम को। और इमली को क्या बोलते हैं, टमारिंडस इंडिका। देखिए, इस सब को रटने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे याद करिए कि जो भी चीज़ आप देखिए अपने आसपास, उसको उसके वैज्ञानिक नाम से ही बुलाइए, अपने घर में अपने साथियों के साथ। तो इस तरीके से वो जो नाम लेके बुलाएंगे ना, वैज्ञानिक नाम लेके, तो ये चीज़ आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से कई बार देखने को मिल जाता है, और आप सोचते हैं अरे ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता, ये बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, आप बायोलॉजी में ही चल रहे हैं तो कई बार पूछा जाता है, कई बार आपके पूछ लिया जाता है बायोलॉजी में कि जैसे हड्डियों को लेकर के, हमारा शरीर पूरा हड्डियों का ढांचा ही तो है, तो खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, ठीक है ना। इंसानी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, कई बार पूछ लेते हैं, इंसानी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डी होती है, कान में कितनी हड्डी होती है, पैर में कितनी हड्डी होती है, हाथ में कितनी हड्डी होती है, और धर, पूरे धर में कितनी हड्डी होती है, और कंठ में कितनी हड्डी होती है, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, और लोग कई बार जो है ना भूल जाते हैं, जैसे वो याद नहीं रहता उनको। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, 22 हड्डी होती है खोपड़ी में। कान में कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है, जोड़ने में आसानी हो इसलिए मैंने लिख दिया। पैर में कितनी हड्डी होती है, पैर में 62 हड्डी होती है। और हाथ में कितनी हड्डी होती है, पैर से ज़्यादा हड्डी होती है, 64 हड्डी होती है इसमें। और धड़ में कितनी हड्डी होती है, 1 हड्डी होती है, ठीक है ना, ये होती है धड़ में। तो अब हम इस सबको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 4 1 5 5 2 5 2 7 7 2 9 9 6 15, ज़्यादा हो रहा है क्या ये, यहाँ पर मैंने एक मिस कर दी। कंठ में 1 हड्डी होती है, ठीक है ना, जो हमारे कंठ होता है उसमें 1 हड्डी होती है, ये तो गलत ही कर दिया मैंने यहाँ पर ही। और मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन मिस कर गया था। और यहाँ पर होती है धड़ में 51 हड्डी होती है। धड़ में 1 हड्डी कैसे हो सकती है, आदमी का जो इतना बड़ा धड़ है इसमें 1 हड्डी तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें होती है, पसलियाँ हैं और भी चीज़ें आ जाती है इसमें। तो देखिए, अब खोपड़ी में कितनी होती है, कान में, पैर में, हाथ में, धड़ में, कंठ में, ठीक है ना, ये कितनी होती है, सबको जोड़ते हैं एक बार। 1 2 4 2 6 2 8 8 से 14 14 2 16 के 6 हासिल 1 1 हो गया, 6 6 12 2 14 14 5 19 और 1 हासिल 20 206, ठीक है। तो टोटल 206 हड्डियाँ हो गई।
कोई और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पसलियों में कितनी हड्डी होती है, और भी कई चीज़ें बन सकती है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। वैसे मैं अभी जल्द ही, बहुत जल्द ही, शायद 4 अगस्त से ही रेगुलर वे में जो है ना बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए गेस क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊँगा, एक दिन में कम से कम जो है ना 200-300 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे ये सेशंस जो मैं चला रहा हूँ तो आप लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।